Hello, I am Atul Kumar Maurya, and today I will discuss the topic friction. फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्यों आता है, फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, इन 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे हम आज। और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करके हम एक अच्छा लेवल जेई और नीट के लेवल तक टच करेंगे टॉपिक को। तो देखते हैं फ्रिक्शन क्या है। फ्रिक्शन क्या है? आपने सुना होगा बचपन में कि लाला जी ने केला खाया। तो आप अगर मान लो रोड पे जा रहे हैं और किसी केले का छिलका रोड पे गिरा हुआ है और आपका पैर उस पे पड़ा और आप फिसल कर गिर जाते हैं, तो कभी सोचा आपने कि हम क्यों गिरे? फिसल कर गिरे भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो क्यों फिसले? फिसले क्यों? क्या रीजन है? तो देखते हैं हम क्यों फिसले। मैं बात करता हूं, मान लिया एक टेबल है, एक टेबल है ये। इस टेबल पर एक बॉडी या एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। सीधी सी बात है कि ये ब्लॉक जो है इस टेबल पर रेस्ट पोजीशन में है। ये ब्लॉक इस टेबल पर रेस्ट पोजीशन में है। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक का कुछ वेट होगा। हमने मान लिया कि इस ब्लॉक का जो वेट है वो m है, ठीक। तो इस ब्लॉक का वेट नहीं भाई, मैंने गलत बोल दिया, इस ब्लॉक का मास m था। तो इस ब्लॉक का जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस ब्लॉक पर लग रहा होगा नीचे की तरफ कितना लगेगा? mg। क्लियर? दूसरी बात, जैसे ही हम इस ब्लॉक को इस टेबल पर या इस सरफेस पर रखे होंगे, क्या हुआ होगा? ये सरफेस इस ब्लॉक पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएगा? जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आई बात समझ? हमने इस ब्लॉक को टेबल पर रखा तो इस ब्लॉक पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg काम किया, और जैसे ही ये ब्लॉक इस टेबल के सरफेस में आया, कांटेक्ट में आया, इस पर ये सरफेस ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू n के इक्वल है। तो यहां पर ये रेस्ट में इसलिए है क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन इस फोर्स mg को कैंसिल आउट कर रहा है, इसलिए ये यहां पर रुका हुआ है और रेस्ट में है। आई बात समझ? चलिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं अब। क्या कि मानो हमने इस ब्लॉक पर एक स्मॉल फोर्स अप्लाई किया F। इस ब्लॉक पर हमने एक स्मॉल फोर्स F अप्लाई किया। क्या होगा इस केस में? ये ब्लॉक पे जब हमने ये फोर्स लगाया, खींचना शुरू किया, स्मॉल फोर्स है, इस बात का ध्यान रखेंगे कि फोर्स स्मॉल है जो अप्लाई किया है। तो ये ब्लॉक आगे नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक वहीं पर रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है भाई? ये ब्लॉक यहीं पर रुका हुआ है, क्यों? क्योंकि अगर ये मोशन में नहीं आ रहा है, अगर ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा है फोर्स अप्लाई करने के बाद भी, इसका मतलब कि कोई एक ऐसी फोर्स है जो इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रही है। आई बात समझ में? कोई एक ऐसी फोर्स है पीछे की तरफ लग रही जो इस फोर्स को कैंसिल आउट कर रही है। तो इस फोर्स को जो पीछे की तरफ लग रही है हमने नाम दे दिया क्या? कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। आई बात समझ में? जब हमने इस फोर्स को अप्लाई किया हॉरिजेंटली पैरेलल टू द सरफेस अप्लाई किया,
और ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया, मतलब ये फोर्स कहीं खर्चा हो जा रही है ना मेरे भाई। अगर ये फोर्स कहीं खर्चा हो रही है, इसका मतलब कोई और फोर्स है जो इसको अपोज कर रही है, इस फोर्स को। वो कौन सी फोर्स हो जाएगी? फ्रिक्शनल फोर्स। आई बात समझ में? चलो, क्या ये कांटेक्ट फोर्स है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या ये कांटेक्ट फोर्स है? यस, दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स। एक बात मुझे और बताओ कि अगर इस ब्लॉक पर से, इस ब्लॉक से मैं ये फोर्स हटा दूंगा, मैंने ये फोर्स अप्लाई किया स्मॉल, तब भी ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया, तो मैंने बोला कि कोई फ्रिक्शनल फोर्स है जो इस ब्लॉक को रोके हुए है। आई बात समझ? ये ब्लॉक को रोके हुए है जिससे ये ब्लॉक मोशन में नहीं आ रहा है, तो उस फोर्स को हमने बोल दिया कि ये फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर मैं इस फोर्स को हटा दूं, अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स को हटा दूं तो भी ब्लॉक रुका रहेगा ना, पहले ही हमने देखा। तो तब भी क्या यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होगी? ब्लॉक तो मोशन में नहीं आया, फोर्स हटा दिया तब भी नहीं मोशन में आएगा, ये तो पक्की बात है। फोर्स अप्लाई किया तब भी मोशन में नहीं आया ब्लॉक, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अप्लाइड फोर्स नहीं है तो यहां पर फ्रिक्शन होगा? नहीं होगा। अगर फोर्स अप्लाइड नहीं है तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। तो यहां से हम इस बात को बोल सकते हैं क्या, कि देयर इज नो अप्लाइड फोर्स, there is no applied force, there is no friction। आ गई बात समझ में? there is no applied force, there is no friction। तीसरी बात क्या, ध्यान से सुनो, तीसरी बात क्या है कि ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, क्या ये फोर्स को अपोज करती है? ये एक अपोजिंग फोर्स है ना भाई, ये अपोज कर रही है इस फोर्स को, तभी तो ये ब्लॉक रुका हुआ है। तो क्या ये फोर्स को अपोज करती है? नहीं। तीसरी पॉइंट ये है इसमें कि इट इज नॉट अपोजेस, इट इज नॉट अपोज द फोर्स। फिर क्या करती है? फिर किसको अपोज करती है भाई? इट अपोज, इट अपोज किसको? मैं यहां पर लिखता हूं फोर्थ पॉइंट, इट अपोज किस चीज को अपोज करती भाई? मोशन को। इस ब्लॉक को मोशन में आने से रोक रही है फ्रिक्शन, ना कि इस फोर्स को अपोज कर रही है, मोशन में आने से रोक रही है। और मोशन भी नहीं, इट अपोजेज मोशन, नॉट ओनली मोशन, इट अपोजेज रिलेटिव मोशन। क्या भाई? रिलेटिव मोशन। आई बात समझ? फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, क्या है? क्या ये फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है? क्या ये फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड करता है? नहीं। ये फोर्स डिपेंड किस पे करता है? ये फोर्स डिपेंड करता है किस पर? एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है। एरिया ऑफ कांटेक्ट डज नॉट डिपेंड। छठी बात इसमें यह है कि डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करता है सरफेस पर। किस पे भाई? सरफेस पर। नेचर ऑफ सरफेस, इट डिपेंड्स किस पर? नेचर ऑफ सरफेस। ठीक,
इतने 5 पॉइंट्स हमने देख लिए। फ्रिक्शन क्या है, क्यों आया, और डिपेंड किस पे करता है, नेचर क्या है इसका, मोशन को अपोज करता है या फोर्स को अपोज करता है, ये सारी चीजें हमने देख लिया फ्रिक्शन के बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। फिर अब हम इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाते हैं जो फोर्स इस पे अप्लाई किए हैं। ठीक है, मैं ये सारी चीजें हटाता हूं, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। फ्रिक्शन इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, वेरी इंटरेस्टिंग मेरे भाई, और क्वेश्चन आता ही है इसका कभी इसको। एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, और फ्रिक्शन से इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आता, जनरली फ्रिक्शन को किसी और चैप्टर के साथ मिक्स करके पूछता है, जैसे वर्क पावर एनर्जी के साथ मिक्स कर देगा, या फिर रोटेशनल मोशन के साथ में मिक्स कर देगा, वहां पे रोलिंग के साथ। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और टफ से टफ क्वेश्चन इस पे बनाया जा सकता है। तो ठीक है, हमने एक्सपेरिमेंट किया, यहां पर एक स्मॉल फोर्स एफ अप्लाई किया था, ठीक, और स्मॉल फोर्स एफ अप्लाई किया, ये ब्लॉक मोशन में नहीं आया। हमने क्या किया कि इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाते गए, हम इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं बढ़ा रहे हैं। एक टाइम के बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब ये ब्लॉक जस्ट टू बिकम इन मोशन। क्या? जब ये ब्लॉक जस्ट टू बिकम इन मोशन, ठीक, जस्ट टू बिकम इन मोशन या जस्ट टू स्लाइड हो जाएगा। एक कंडीशन, हम फोर्स को बढ़ाते गए तो ब्लॉक क्या होगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइडिंग। इस कंडीशन में आ जाएगा। आई बात समझ में? ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइडिंग की कंडीशन में आ जाएगा, और उस टाइम पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। आई बात समझ में? उस टाइम पर फ्रिक्शनल जो फोर्स है इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम किसके? इस टाइम पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, और ये जो फोर्स है इस फोर्स को हमने नाम दे दिया क्या, लिमिटिंग फोर्स। क्या नाम दिया? लिमिटिंग फोर्स। क्लियर? और ये लिमिटिंग फोर्स को हमने डिनोट कैसे किया, एफ एल। क्लियर? जब तक ये ब्लॉक स्लाइड नहीं किया, स्टैटिक रहा, उस फोर्स को हमने क्या बोला कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? स्टैटिक फ्रिक्शन में ब्लॉक क्या होगा, रेस्ट पोजीशन पर होगा। क्लियर? स्टैटिक फ्रिक्शन में ब्लॉक रेस्ट पोजीशन पर होगा तब तक जब तक लिमिटिंग फोर्स लग रही है। लिमिटिंग फोर्स वो वैल्यू है जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो जाएगा। आई बात समझ में? जब ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो जाएगा तो उस फोर्स को, उस मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स को हम नाम देते हैं क्या, लिमिटिंग फोर्स। डिनोट करते हैं एफ एल से। आई बात समझ में? इतना नोट कर लिया। इसके आगे चलते हैं। हम फोर्स की वैल्यू को जैसे ही इससे थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाएंगे, इस फोर्स की वैल्यू को हम जैसे ही थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, जस्ट
थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, ब्लॉक मोशन में आ जाएगा, ब्लॉक मोशन करने लगेगा, ब्लॉक स्लाइड होने लगेगा। उस टाइम पर जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है, जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी और ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। तो ब्लॉक मोशन में आ गया, ब्लॉक मूव करने लगेगा या ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। आई बात समझ में? ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा। जब ब्लॉक स्लाइड करने लगेगा तो वहां पर जो फ्रिक्शन आएगी, है ना, इसका मतलब कि ये मोशन में है, मोशन में है। यहां पर कौन सी फ्रिक्शन होगी भाई? काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन होगी? काइनेटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन, दो फ्रिक्शन अपने पास आ गए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में ब्लॉक मोशन नहीं करता है। चलो एक चीज, एक पॉइंट और यहां समझ लेते हैं कि जैसे ही ब्लॉक मोशन में आता है, जैसे ही ये ब्लॉक मोशन में आएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है मैक्सिमम, वो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे ही ब्लॉक मोशन में आएगा, फैन स्टार लगा के लिख लेना यहां पर कि फैन ब्लॉक स्लाइड्स। तो क्या होगा? जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो उसकी वैल्यू लेस होगी किससे? स्टैटिक फ्रिक्शन से। आई बात समझ में? ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट रहा। नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, क्या? टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक चीज और समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने से पहले। क्या? टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ने से पहले हम एक चीज और समझते हैं। देखो मेरे भाई, कि मान लो यहां पर कोई एक ये टेबल है, ठीक, ये टेबल है, इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ए, और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है बी, ठीक। तो जब मैंने मान लो इस ब्लॉक ए पर एक फोर्स अप्लाई किया एफ, ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा, ये ब्लॉक आगे जा रहा होगा, तो ये बी ब्लॉक भी इसके साथ हो सकता है साथ में चले, या हो सकता है कि ये अगर ये फोर्स ज्यादा होगी तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा। इसका मतलब कि इन दोनों ब्लॉक कांटेक्ट में है। हमने क्या कहा कि ये एक कांटेक्ट फोर्स होती है, तो इन दोनों के बीच में भी एक फोर्स लग रहा होगा ना, कांटेक्ट फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर हम ब्लॉक ए से देखेंगे तो फ्रिक्शन, एक फ्रिक्शनल फोर्स इस ब्लॉक बी पर लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स ब्लॉक बी पर लग रहा होगा। आई बात समझ में? तो इसको डिनोट ऐसे करते हैं हम, एफ बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ठीक। ये दूसरी चीज, ये एक पेयर में भी होता है, पेयर में होता है। न्यूटन ने भी कहा था कि फोर्स हमेशा पेयर में होती है। तो जब हम ब्लॉक बी से देखेंगे, अभी हम ब्लॉक ए से देख रहे थे, तो ब्लॉक बी पर एक फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जब हम ब्लॉक बी से देखेंगे तो क्या दिखेगा कि ये ब्लॉक आगे जा रहा है। अगर ये ब्लॉक आगे जा रहा है तो इसका मतलब कि एक फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगी, अपोज करेगा। क्लियर? इतना समझ लिए। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन
कितने टाइप का होता है? वैसे फ्रिक्शन तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, कई टाइप के होते हैं, बट जो हमारा मोटो है इस चैप्टर में और इस एग्जाम के लिए वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है, समझते हैं। तो हमने देखा था कि स्टैटिक फ्रिक्शन में जो ब्लॉक है वो मोशन नहीं कर रहा था। ब्लॉक है, फोर्स उस पर हमने एक हॉरिजेंटल फोर्स अप्लाई किया, फिर भी वो ब्लॉक मोशन नहीं कर रहा है। इस चीज को समझो जरा। अगर मान लो तुम्हारे घर में एक बॉक्स है, हैवी बॉक्स, हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा? क्या वो मोशन में आ जाएगा? इजीली नहीं आएगा। इसका मतलब कि कोई फोर्स जो उसको अपोज कर रही है, कौन सी फोर्स हो जाएगी? फ्रिक्शन फोर्स। वो फोर्स जो अपोजिंग फोर्स है, उसको कौन सी फोर्स बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा, या ब्लॉक के बारे में बात करें तो ये जो ब्लॉक है, क्या ये टेंडेंसी ऑफ मोशन रखता है? एस। आंसर है एस। तो यहां से हम बोल देंगे क्या कि यहां पर क्या होती है? देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन, नॉट ओनली मोशन। क्या? नॉट ओनली मोशन। क्या लिखेंगे यहां पर? रिलेटिव मोशन मेरे भाई, रिलेटिव मोशन। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? टेंडेंसी होती है मोशन की, बट मोशन नहीं होता है। और स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है? यहां पर देयर इज अ मोशन हो रहा होता है। देयर इज अ रिलेटिव मोशन। ठीक, ये बेसिक डिफरेंस है काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन में। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ये काइनेटिक फ्रिक्शन ये इजी है ना? सेकंड जो है ये इजी है और ये थोड़ा सा टफ है ना? तो समझते हैं, पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद स्टैटिक फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या है काइनेटिक फ्रिक्शन। हेडिंग डालो काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या? हेडिंग डालो काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, डिटेल में करेंगे बात। तो पहली चीज तो ये कि काइनेटिक फ्रिक्शन आता कब है? फैन। काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा कब? कब आएगा मेरे भाई? जब ब्लॉक या बॉडी मोशन में होगी। पहली चीज कब? जब यहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। क्लियर? जब यहां पर रिलेटिव मोशन हो रहा होगा। दूसरी चीज कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ये क्या होता है? ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट सेकंड है कि काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट। ठीक। तीसरी पॉइंट कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, मैंने बताया कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है ना? कोई भी फ्रिक्शन चाहे काइनेटिक हो या स्टैटिक हो, ये एरिया ऑफ कांटेक्ट पर नहीं डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है? नेचर ऑफ सरफेस पर, नेचर ऑफ सरफेस। दूसरी चीज जो जिस पे डिपेंड करता है फ्रिक्शन, वो क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन। किस पे डिपेंड करता है?
नॉर्मल रिएक्शन पर। यहां पर मैं हेड लिख दूं क्या कि इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन, इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। आई बात समझ में? इट डिपेंड्स ऑन नॉर्मल रिएक्शन। इसका मतलब कि अगर हम काइनेटिक फ्रिक्शन को एफ के से बोल दें, क्या बोल दें? एफ के, तो एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यहां से फार्मूला बन जाएगा, अगर इस हम प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट आएगा, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एन क्या है भाई? नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, म्यू के इंटू एन। इसको म्यू के क्यों बोलते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। आई बात समझ में? तीसरी चीज कि ये मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। चौथी बात, एक इस पे हल्का सा एक छोटा सा एग्जांपल लेकर देखते हैं। क्या? मान लिया कि हमने कोई ब्लॉक है, ये कोई एक सरफेस हमने ले लिया, इस सरफेस पर एक 4 kg का ब्लॉक रख दिया, ठीक, और इस ब्लॉक पर हमने एक 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया और हमने बोल दिया कि इसका जो म्यू है, म्यू या म्यू के बोल दो कि 0.2 है। अगर मैं पूछूं कि इसका फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा, इस ब्लॉक पर फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा या काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, तो क्या करेंगे मेरे भाई? क्या निकालना है मुझको? काइनेटिक फ्रिक्शन। और दूसरी एक चीज, अगर ये ब्लॉक काइनेटिक फ्रिक्शन है इस पे, तो मतलब मोशन में है। अगर मोशन में है तो उसका कुछ एक्सीलरेशन भी होगा, एक्सीलरेशन भी बताना है। आ गई बात समझ? चलो करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने अभी फार्मूला जस्ट पढ़ा क्या कि एफ के इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू के की वैल्यू दिया है 0.2 और ये म्यू जो है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा? इस ब्लॉक को चेक करो जरा, इसका वेट नीचे लगेगा कितना? 4g m इंटू जी। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कितना हो जाएगा? n। तो यहां से हम बता सकते हैं क्या? n इक्वल टू 4g या 4 इंटू 10 इक्वल टू 40 न्यूटन। क्लियर? तो यहां पर मैं 40 लिख दूं, लिख दिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8.0 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया भाई? यहां पर 8 न्यूटन। कितना? काइनेटिक फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन में आएगा कितना आ गया? एफ के इक्वल टू 8 न्यूटन आ गया। क्लियर? अब बात करते हैं अपन कि एक्सीलरेशन क्या होगा। देखो ये जो फोर्स है 10 न्यूटन, इसको ये एफ अप्लाइड है, अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है। आई बात समझ में? अप्लाइड फोर्स ग्रेटर है किससे? फ्रिक्शन से, तभी इधर ये ब्लॉक मोशन कर रहा है। क्लियर? अब देखो, अगर मैं पूछूं कि इसका एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, तो हमने पढ़ा है क्या कि अगर कोई ब्लॉक मोशन में है उस पे नेट फोर्स, न्यूटन्स लॉ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो नेट फोर्स की बात कर लेते हैं, एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो नेट फोर्स क्या होगा? इसका एफबीडी बनाओगे 10 न्यूटन, इधर 8 न्यूटन फ्रिक्शन फोर्स जो इसको अपोज कर रही है इस डायरेक्शन में, तो 10 माइनस 8 इक्वल टू मास क्या है इस ब्लॉक का? 4 इंटू 8।
यहां से आ जाएगा 2 इक्वल टू 4a या a इक्वल टू 2/4, कितना आ जाएगा भाई 0.5 क्या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। आई बात समझ में? इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं हम काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। क्या नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्या स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? मैंने बताया कि उसमें क्या होती है टेंडेंसी ऑफ मोशन। क्या होती है उसमें टेंडेंसी ऑफ नॉट ओनली मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इस बात को ख्याल रखना हमेशा। तो हम पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा पॉइंट है स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे भाई, इसमें मैंने बताया था तुम्हें क्या कि ये जो है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। दूसरी चीज जैसे हमने काइनेटिक फ्रिक्शन में देखा था क्या कि वो एक कांस्टेंट फोर्स है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन एक वेरिएबल फोर्स है। कैसी फोर्स है? वेरिएबल फोर्स है, अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करती है। कैसे करेगी? न्यूमेरिकल से पता लगेगा। कैसी फोर्स है? सेल्फ एडजस्टिंग। क्लियर? एक वेरिएबल फोर्स है और सेल्फ एडजस्टिंग है। सेल्फ एडजस्ट कैसे करेगी इस बात का पता न्यूमेरिकल से चलेगा। दूसरी चीज इसकी जो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन की 0 से बड़ी और जो लिमिटिंग फोर्स है इसकी जो वैल्यू है, जो लिमिटिंग फोर्स है उसकी स्टेशन, क्या भाई स्टेशन का होता है हा? स्टेशन नहीं, स्टैटिक फोर्स एफएस से डिनोट करते हैं। ठीक, इसकी जो वैल्यू होती है 0 से बड़ी या बराबर और जो लिमिटिंग फोर्स है उसके छोटी या उसके बराबर होती है। आई बात समझ में? तो हम एफ लिमिटिंग की बात करेंगे। जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन में उसका फार्मूला होता था एफ के इंटू इक्वल टू म्यू एस, म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। उस तरीके से इसमें कोई फार्मूला नहीं होता है। नो फार्मूला, नो फार्मूला। यहां पर स्टार लगा लेना कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता है। फार्मूला नहीं होगा तो कैलकुलेट कैसे करेंगे भाई? वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल का कोई फार्मूला होता है क्या? वेरिएबल का प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्वेश्चन में पता लगेगा कैसे। तो हम एक चीज यहां पर ये जो एफ लिमिटिंग है इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है भाई? एफ लिमिटिंग इक्वल टू एफ लिमिटिंग इक्वल टू क्या म्यू एस इंटू एन। यहां पर एस है ना स्टैटिक, इसका मतलब कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। इस बात को ख्याल रखना, ये किसकी वैल्यू होती है? एफ लिमिटिंग की वैल्यू होती है। इस बात को स्टार लगा के नोट कर लो कि यहां पर म्यू एस इंटू एन है, इसका मतलब कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं है। किसकी वैल्यू है? ये लिमिटिंग फोर्स की, लिमिटिंग फोर्स की। क्लियर? तो हम यहां पर देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैलकुलेट करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन को। अभी तक जो हमने फार्मूले पढ़े वो कितने फार्मूले पढ़ लिए? काइनेटिक फ्रिक्शन में हमने एफ के इक्वल टू पढ़ा क्या? म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग
एफ लिमिटिंग हमने क्या पढ़ा, म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन, एफ एस स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या स्टैटिक फ्रिक्शन, नो फार्मूला। क्लियर, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फार्मूला नहीं होता। एक छोटा सा न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। एक कोई ब्लॉक है 4 kg का, वही ब्लॉक लिया हमने जो पहले लिया था। इस पे एक फोर्स अप्लाई किया 6 न्यूटन की, ठीक। इसका जो म्यू है, या म्यू एस बोल दें हम इसको, या म्यू एस, अगर कहीं म्यू एस या म्यू के नहीं लिखा, म्यू लिखा है तो हम कोई किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो म्यू इसका है 0.2। आ गई बात समझ। मैं अब इसमें बोलूं कि इसकी एफ लिमिटिंग क्या होगा, एफ लिमिटिंग कितना होगा। एफ लिमिटिंग कैलकुलेट करते हैं। एफ लिमिटिंग इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस क्या हो जाएगा भाई, दिया है 0.2 नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन के लिए इस पे ऊपर की तरफ लगेगा और इसका वेट नीचे लगेगा 4g। क्लियर, तो यहां पर हो जाएगा 4g इक्वल टू 0.2 इंटू 4 इंटू 10, कितना आ गया 8 न्यूटन। मेरे भाई एक चीज देखो, 8 न्यूटन जो लिमिटिंग फोर्स आई अपने पास कितनी आई, 8 न्यूटन, और हमने फोर्स अप्लाई किया कितना है 6 न्यूटन। लिमिटिंग फ्रिक्शन इधर जो आया एफ एल इक्वल टू कितना आ गया 8 न्यूटन, अप्लाइड फोर्स 6 न्यूटन, मतलब एफ अप्लाइड जो है, एफ अप्लाइड लेस देन एफ लिमिटिंग है। सोच के देखो एक चीज कि जो हमने फोर्स 6 न्यूटन की इधर अप्लाई किया है और 8 न्यूटन की लिमिटिंग फोर्स इधर मैक्सिमम लग सकती है। लिमिट है ना, एक सर्टेन लिमिट है ये, जब तक इस लिमिट को पार नहीं करोगे ये ब्लॉक मोशन में नहीं आएगा, ठीक। अगर इस लिमिट को पार कर गए तो ब्लॉक मोशन में आ जाएगा। वहां पर कौन सा फ्रिक्शन होगा, फिर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। आई बात समझ में। तो यहां पर एफ अप्लाइड लेस देन किसके, एफ लिमिटिंग है। तो उस केस में ब्लॉक किस में रहेगा भाई, ब्लॉक मोशन में होगा या रेस्ट में होगा, ब्लॉक रेस्ट में रहेगा। किस में रहेगा, यहां पर देखो ब्लॉक रेस्ट में होगा। अगर ब्लॉक रेस्ट में है तो फ्रिक्शन कौन सा होगा, फ्रिक्शन स्टैटिक होगा। आई बात समझ में, क्या होगा, ब्लॉक स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। दूसरी बात कि अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है, मैंने अभी बताया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन कैसा होता है, वेरिएबल होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो कहां पर ये सेल्फ एडजस्ट अपने आप को करेगा, प्रॉब्लम ये है, कहां पर सेल्फ एडजस्ट करेगा, इस फोर्स के इक्वल, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। आई बात समझ में, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा कितना, 6 न्यूटन। यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 न्यूटन। एफ एस इक्वल टू 6 न्यूटन। क्लियर, समझ में आया प्रोसीजर। हम एफ लिमिटिंग निकालेंगे और कंपेयर करेंगे कि जो अप्लाइड फोर्स है उससे एफ लिमिटिंग ज्यादा है या कम है। अगर ग्रेटर है तो मोशन नहीं होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन है वहां पर तो मतलब बॉडी रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो वो किसके इक्वल होगा, अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो जाएगा। अप्लाइड फोर्स कितनी है, 6 न्यूटन। आ गई बात समझ में।
इस तरीके से हम स्टैटिक फ्रिक्शन को कैलकुलेट करते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब समझ में आया क्या, कि किस तरीके से देखो ये वैल्यू बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई और कहां पे ले जाके एडजस्ट किया अपने को, 6 न्यूटन पर। वेरिएबल हुआ या नहीं हुआ, फिर लो, आई बात समझ में। तो हमने इस चीज को समझ लिया क्या, कि जो फ्रिक्शन है क्यों है, कैसे वेरी करता है, क्यों आता है, इस चीज को समझ लिया। स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को समझ लिया, लिमिटिंग फोर्स को समझ लिया और स्टैटिक फ्रिक्शन निकालना सीखा, काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना सीख लिया। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो आईआईटी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है, क्या थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है मेरे भाई। देखो जरा, एक यहां पर वॉल है, ठीक, इस वॉल से एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास 1 kg है, ठीक। इस वॉल से एक ब्लॉक लगा हुआ है जिसका मास 1 kg है और हम इस ब्लॉक पर एक फोर्स अप्लाई करते हैं 40 न्यूटन की। 40 न्यूटन की फोर्स से हमने ब्लॉक को दबाया है, क्लियर। और हमें यहां पर म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है मेरे भाई, म्यू एस जो है 0.3 है और म्यू के 0.2 दिया है, क्लियर। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में कि इस पर फाइंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एक्सीलरेशन। क्या पूछा है, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सीलरेशन। आई बात समझ में, फ्रिक्शनल फोर्स और एक्सीलरेशन बताना है, ठीक। तो कैसे बताएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स मींस पहले हमें चेक करना होगा कि स्टैटिक है या काइनेटिक है, तभी हम बता पाएंगे। दूसरी बात, एक्सीलरेशन तब आएगा जब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, क्लियर। तो देखते हैं, एक चीज बताओ, फोर्स अप्लाइड फोर्स क्या है यहां पर अप्लाइड फोर्स क्या है, फोर्टी न्यूटन के फोर्स से हम इसको पुश कर रहे हैं किससे, 40 न्यूटन के फोर्स से। तो अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन होगा क्या, अप्लाइड फोर्स 40 न्यूटन होगा। जिसने भी 40 न्यूटन बोला उसकी खटिया खड़ी, क्लियर। क्या होगा भाई अगर 40 न्यूटन मैंने बोला कि गलत है, तो अप्लाइड फोर्स क्या है, हमें फोर्स किस डायरेक्शन में चाहिए, मोशन किधर होगा इस ब्लॉक का, इधर या इधर। इधर तो होने का कोई सवाल नहीं क्योंकि वॉल है, और इधर जाने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि वॉल कोई जादू नहीं करेगी, क्लियर। तो इस ब्लॉक का जो मोशन होगा या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। हम दबाए हुए हैं, ब्लॉक या तो ऊपर स्लाइड कर जाएगा या तो नीचे। अगर फोर्स कम होगी तो ब्लॉक नीचे गिर जाएगा, अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा है तो ब्लॉक ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, क्लियर। तो यहां पर देखो जरा कि ये जो फोर्स है इसका, ये ब्लॉक जो मोशन करेगा या ऊपर करेगा या नीचे करेगा। तो यहां पर इसका जो वेट है कितना, 1 kg, इसका मास 1 kg है तो वेट इसका 1g नीचे की तरफ काम करेगा, वेट इसका नीचे की तरफ 1g काम करेगा, जो यही फोर्स हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन कहां लगेगा, अगर ये ब्लॉक नीचे आना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा मेरे भाई। फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। जेई का क्वेश्चन है, कुछ तो दिमाग लगवाएगा ना, और दिमाग है तो ही लगाओगे। तो देखो यहां पर एफ अप्लाइड कितना हो गया, एफ अप्लाइड कितना हो जाएगा, 1g, या
कितना 10 न्यूटन। एफ अप्लाइड कितना आ गया 10 न्यूटन। आई बात समझ में? अगर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है ना, एफ लिमिटिंग कैलकुलेट करो मेरे भाई। अब हम कब बिना लिमिटिंग फोर्स बताए हुए ये नहीं बता पाएंगे ना कि इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक। तो एफ लिमिटिंग निकालो। एफ लिमिटिंग क्या निकालेंगे? एफ लिमिटिंग एफ लिमिटिंग कितना हो जाएगा? एफ लिमिटिंग क्या पढ़ा फार्मूला हमने? म्यू एस इंटू एन, है ना। फ्रिक्शन फोर्स नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करती है, ये बात सही है। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर को होगा और किसके इक्वल होगा? नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा? जो फोर्स अप्लाई किए हुए हैं इधर 40 न्यूटन, तो क्या ये वाल पलट के भी इधर 40 न्यूटन नहीं अप्लाई करेगी? करेगी ना। न्यूटन थर्ड लॉ, जितना फोर्स लगाओगे वो पलट के उतना फोर्स लगाएगी, न्यूटन थर्ड लॉ। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन हो गया? हो जाएगा। म्यू एस की वैल्यू देखो यहां पर 0.3 इंटू 40 कितना आ जाएगा? 12 न्यूटन। क्लियर? तो जो लिमिटिंग फोर्स है कितनी आ गई? 12 न्यूटन। और जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना है? 10 न्यूटन। तो एफ अप्लाइड क्या कहीं इधर लग रहा होगा ना? एफ अप्लाइड कहीं इधर लग रहा होगा। क्लियर? एफ लिमिटिंग इधर लगेगा, एफ लिमिटिंग इधर लग रहा होगा। क्लियर? जिसकी वैल्यू कितनी है? 12 न्यूटन। और इसकी वैल्यू कितनी है भाई? 10 न्यूटन। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या कि जो एफ अप्लाइड है, एफ अप्लाइड स्मॉलर देन एफ लिमिटिंग। इस केस में क्या होगा? जो अप्लाइड फोर्स है वो किसके इक्वल होगा? 10 न्यूटन। और छोटा है, कम है किससे? एफ लिमिटिंग से। तो क्या ब्लॉक मोशन करेगा? नहीं करेगा, यहां पर रुका रहेगा। इसका मतलब कि यहां पर स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। और अगर स्टैटिक फ्रिक्शन है तो क्या होगा? सेल्फ एडजस्टिंग होगा। मैं यहां से ऊपर से लिखता हूं, क्या हो जाएगा? सेल्फ एडजस्टिंग। ठीक। सेल्फ एडजस्ट कहां पे करेगा अपने को? अप्लाइड फोर्स के ऊपर। अप्लाइड फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा मेरे भाई? एफ एस इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक। कितना आ गया फ्रिक्शन फोर्स? 10 न्यूटन। ब्लॉक रेस्ट पर है ना, ब्लॉक रेस्ट पर है, मोशन नहीं कर रहा है, तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन इक्वल टू 0, है ना। इस क्वेश्चन में जो ट्रिक था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? जो फोर्स हम लगाए हैं पलट के वो वाल भी उस पर उतना फोर्स लगाएगी 40 न्यूटन। दूसरी चीज कि जो इसमें एफ अप्लाइड पता करना था ये नहीं हो रहा था। जनरली सब एफ अप्लाइड 40 न्यूटन को कर दिए थे, बट 40 न्यूटन नहीं होगा। कितना होगा? 10 न्यूटन। कैलकुलेट करेंगे यहां से। ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही। इसके बाद इसमें बचेगा क्या कि एंगल ऑफ रिपोज या मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा ब्लॉक ऑन ब्लॉक, है ना। तो 2 टॉपिक रह गए हैं फ्रिक्शन में। हम इसके बाद नेक्स्ट डे पे करेंगे मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, और उसके बाद करेंगे कि मोशन ऑफ ब्लॉक ऑन ब्लॉक। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही।